एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बीएम्स एजुकेशन क्लास 8। आज हम पढ़ने वाले हैं आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ क्लास 8 बाय भारती भवन पब्लिकेशन। आपको बहुत बहुत स्वागत है बीएम्स एजुकेशन क्लास 8 के इस प्लेटफॉर्म के अंदर, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5। आई होप कि आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 के हर एक वीडियो को डिटेल तरीके से देखा और उनके नोट्स बनाए होंगे। तो आज हम करने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 5, जहां हम डिस्कस करेंगे नॉट मोर देन 40 वर्ड्स, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे वो 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक, इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट, आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, यानी आप कॉन्सेप्ट भी मिलेगा आपको, इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपको बहुत आसान तरीके से हम आपको समझा देंगे। इसी प्रकार की सीरीज़ को अगर आप देखना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो नोटिफिकेशन के लिए, और कोई भी अपडेट रिलेटेड चैनल से भी। स्टार्ट करते हैं मेरे यार, डिस्कस करते। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। जो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी, नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम, नेक्स्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशन राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये 6 आज हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स, जो कि सबसे पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड, सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी क्या है मेरे यार? ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने हर एक इंसान इक्वल है। वो कोई भी हो, उसके पास ज़्यादा पैसा क्यों ना हो, ज़्यादा गाड़ी क्यों ना हो, ज़्यादा घर क्यों ना हो, या फिर कुछ भी ना हो, हर एक इंसान कानून के सामने, लॉ के सामने इक्वल है। हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाता है मेरे यार। इसका मतलब क्या, इस लाइन का मतलब क्या है? ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री, यानी हर एक इंसान तो कानून के सामने इक्वल है और समान है और सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक इंसान को लॉ की मदद से इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा। रिच के पास ज़्यादा पैसा है तो उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर आप इस देश के सिटीजन हो, नागरिक हो, आप कोई भी हो, अगर आप इस देश के रहने वाले हो, तो आपको कानून प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करने के लिए है मेरे यार। यानी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने हर एक इंसान इक्वल है, यानी आप सभी लोग लॉ के सामने प्रोटेक्टेड हो, इक्वली प्रोटेक्टेड है। हम हर एक इंसान, जब भी कितने भी लोग इस देश में रहते हैं भारत के अंदर, हम सभी लॉ से इक्वली प्रोटेक्टेड है। कोई बिछड़ा हुआ नहीं है, कोई अलग नहीं है, हर एक समान है, हम सभी इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। और इसी के अंदर क्या होता है, इसी राइट टू इक्वलिटी के अंदर क्या होता है, इट ऑल्सो स्टेट्स दैट कि कोई भी इंसान, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट और सेक्स, यानी कोई भी इंसान किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं कर सकता, उसके रिलीजन को लेकर, उसके कास्ट को लेकर, उसके सेक्स को लेकर। ठीक, कोई भी अगर कोई करता है तो उसको सीवियर पनिशमेंट मिलती है एज पर द लॉज दैट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं राइट टू फ्रीडम। आइए बात करते हैं राइट टू फ्रीडम, यानी आपको आज़ादी का अधिकार है, आपको आज़ाद रहने का, फ्रीडम रहने का आपके पास अधिकार है मेरे यार। दिस इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी आपको बोलने का अधिकार, आप जो चाहो वो चीज़ बोल सकते हो, आपको बोलने का अधिकार, यानी आपको स्पीच देने का अधिकार है। आपको एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको जो जैसा चाहे एक्सप्रेशन करना चाहते हो उस प्रकार से आप एक्सप्रेशन कर सकते हो और दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है। आपके एक्सप्रेशन को, आपके इमोशन को, आपकी स्पीच को कोई कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किए गए हैं। अगर कोई भी आपको मना करता है, आप ये नहीं बोल सकते, आप एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, तो आप उनके खिलाफ क्या कर सकते हो, लॉ के सामने जा सकते हो, उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, तो उनको उस बेसिस पर क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिल जाएगा। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आपके पास एसोसिएशन बनाने के लिए, आप जैसे संगठन, आपके पास संगठन बनाने का अधिकार, आप चाहते हो, हम कोई संगठन बनाना चाहते हैं जो कि एनवायरनमेंट, हमारे वातावरण को सेव करना चाहते हैं, हम एक ऐसा एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, तो आपके पास अधिकार, आप ऐसे एसोसिएशन बना सकते हो। बट वो जो एसोसिएशन होना चाहिए वो एक लॉफुल पर्पस के लिए, एक सोसाइटी फुल पर्पस के लिए होना चाहिए। नहीं कि आप एक एसोसिएशन बना रहे हो और उसको लेकर आप क्राइम्स कर रहे हो, मर्डर्स कर रहे हो, तब तो भाई आपके ऊपर ही भाई लगाया दफ़ा, आपके ऊपर ही दफ़ा लग जाएंगे, आपके ऊपर भी
कानूनी कार्रवाई लगेगी और आपको जेल हो जाएगा। बट अगर आप एक एसोसिएशन बना रहे हो जो कि योगा को प्रमोट कर रहा है, एनवायरनमेंट क्लीननेस को प्रमोट कर रहा है, हेल्दी खाना खाने को प्रमोट कर रहा है, अच्छे हैबिट्स को डेवलप करने की बात कर रहा है, जिमिंग करने की बात कर रहा है ना, स्मोकिंग क्वाइट करने की बात कर रहा है, धूम्रपान छोड़ने की बात कर रहा है, अल्कोहल को छोड़ने की बात कर रहा है, तो अगर आप ऐसा एक एसोसिएशन क्रिएट करते हो तो उसका आपके पास अधिकार है। ठीक, राइट टू मूव फ्रीली, आप जहाँ चाहो वहाँ फ्रीली मूव सकते हो हमारे देश के अंदर, भारत की बात कर रहा हूँ, भारत के अंदर जहाँ चाहो वहाँ फ्रीली मूव कर सकते हो, आपको कोई टोकेगा नहीं, आपके पास ये अधिकार है मेरे यहाँ। रिसीड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप कंट्री के किसी पार्ट में रह सकते हो। अगर आप दिल्ली से हो, आप चाहो मुंबई में रह सकते हो, आपको मना नहीं करे भाई आप तो दिल्ली से मुंबई कैसे आ गए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा इंडिया एक डिफाइंड बाउंड्री के अंदर है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भाई आप हिमाचल में रहते हो आप कन्याकुमारी नहीं आ सकते, आप आ सकते हो, आपको कोई मना नहीं कहा। आप हिमाचल में रहते हो, कन्याकुमारी में घर के आप ले गए, होटल बुक करके आप घूमने आए, आप घूम सकते हो, कोई बात नहीं। आप छत्तीसगढ़ में रहते हो, आप जाओगे अरुणाचल प्रदेश, क्या आपको कोई मना करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास अधिकार है, आप कहीं पर भी भारत में मूव कर सकते हो फ्रीली, और भारत के अंदर आप कहीं पर भी ईजिली रेसाइड कर सकते हो, ईजिली रह सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। हालांकि आप वहाँ पर ज़मीन नहीं कर सकते, शिमला के अंदर या फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो हिमाचल प्रदेश के बाहर वाले स्टेट है, वहाँ वो ज़मीन नहीं खरीद सकते। ये क्यों है? क्योंकि देखिए वो माउंटेन वाला एरिया है, माउंटेन में अगर हम लोग जाके जगह खरीदने लगे तो वहाँ पर जो नेटिव लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ अपनी ज़मीन खरीदेंगे, वो तो खरीद नहीं पाएंगे। इसीलिए तो कुछ चीज़ों में रोका टोका, बट आप रह सकते हो वहाँ जाकर, आप रह सकते हो। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, आपके पास अधिकार है, आप किसी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि लॉयर्स हो गए, लॉयर्स अपने एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने लॉ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। डॉक्टर्स जैसे कि हो गए, डॉक्टर्स क्या करते हैं भाई साहब, क्लिनिक खोल के वहाँ पर पेशेंट बुला सकते हो, अपने प्रोफेशन, अपने ऑक्यूपेशन, आप जो भी काम करते हो उसके एडवाइस आप दे सकते हो, उसमें कोई असुविधा नहीं। जैसे डॉक्टर्स हो गए क्लाइंट लाते हैं, या फिर कोई कुछ ही प्रोफेशन में आप एडवोकेट्स हो गए, आपके साथ आपके पास कोई आएगा लॉ से कुछ बात करे तो कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है अपने प्रोफेशन को, ऑक्यूपेशन को। आप अपने बिजनेस को कर सकते हो, आप चाहो कोई बिजनेस करना चाहते हो, आप कोई मील खोलना चाहते हो, राइस मिल्स हो गया, या फिर आप कोई शुगर केन की फैक्ट्री खोलना चाहते हो, या फिर शुगर मिल्स खोलना चाहते हो, तो आपके पास अधिकार, आप खोल सकते हो, कोई असुविधा नहीं है मेरे यहाँ। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक, अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। अगर कहीं पर आपको दिख रहा है कि ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसके खिलाफ आपका आवाज़ उठाना और उसके खिलाफ कंप्लेन करना, वो भी आपका अधिकार है। मान लो कोई पेड़ काट रहा है, वहाँ पेड़ काटने की अनुमति नहीं है, तभी वो काट रहे इलीगली, यानी एक्सप्लॉइट कर रहा है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, तब उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। भाई वीडियो बनाओ, वीडियो को सोशल मीडिया डालो, या फिर वीडियो को जाके पुलिस स्टेशन में दिखाओ, उसके खिलाफ कंप्लेन लगेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविड्स ट्रैफिकिंग, जो ट्रैफिकिंग होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी बहुत क्या होता है, बहुत समय पहले क्या होता था या फिर अभी भी चल रहा है, बहुत लोग क्या करते हैं भाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, यानी ह्यूमंस को, छोटे छोटे बच्चों या फिर मिडिल एज बच्चों को क्या करते हैं, किडनैप करके ले जाते हैं और उनको बेच देते हैं, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है वो। फोर्स लेबर, यानी आपका काम करने का मन नहीं है, आपको ज़बरदस्ती लेबर बनाया जा रहा है। या फिर चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ वर्क, यानी कोई बच्चा अगर 14 ईयर से नीचे है उसको काम कराया जा रहा है कहीं पर, तो ये सभी चीज़ें एक्सप्लॉयटेशन के अंदर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये जो चीज़ें हैं ये पूरी तरह से प्रोवाइड, किसी प्रकार की ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो फिर किसी अदर प्रकार की ट्रैफिकिंग हो, वो सभी ट्रैफिकिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे संविधान के हिसाब से वो प्रोविड से वो बंद है। अगर कोई फोर्स लेबर किसी को करा यानी ज़बरदस्ती आपको काम करा रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाना आपका अधिकार, आप आवाज़ उठाए, क्योंकि तभी जाके, अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा, तो लोग आपकी बात को समझेंगे कैसे। अगर आप बोलोगे नहीं तो कैसे होगा, आपको खड़े होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी, आप जाके कंप्लेन करना पड़ेगा। अगर कोई आपको, अगर कोई बच्चा 14 साल का नीचे है तो कुछ बोल नहीं सकता, तो आवाज़ उठा नहीं सकता। तो अगर कोई हम जैसे लोग या फिर आप जैसे लोग, अगर आप कोई देख रहे हो या फिर कोई इंसान अगर कोई देख रहा है, भाई 14 ईयर्स की बच्चा है, या फिर आप सभी लोग भी जो भी देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो कि आपके जैसा या फिर आपसे छोटे ईयर का कोई बच्चा कहीं काम कर रहा है, तो अपने मम्मी पापा को जाके बोलो, या फिर आप मम्मी पापा को जाके बोलो, अपने टीचर को बोलो कि देखो उसको वो काम करा दो, वो प्रोविड से, वो संविधान के हिसाब से इलीगल है, वो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होगा, जो करा रहा है वैसा। 14 ईयर्स के बिलो कोई बच्चा काम नहीं कर सकता, 14 ईयर्स तक उसको पढ़ना ज़रूरी है, कंपलसरी है। 14 ईयर्स के बाद वो चाहे कर सकता है, 15, 16, 18, 19 वो बच्चे कर सकते हैं जो चाहे, बट 14 ईयर्स से बिलो नहीं कर सकता। ह्यूमन ट्रैफिकिंग्स या फिर कोई भी प्रकार की ट्रैफिकिंग, फोर्स ले, ये सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बंद है। तो यही कैटेगरी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मेरे यहाँ। नेक्स्ट आ जाइए भाई, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का आज़ादी हो आपके पास, आप अपने धर्म को फॉलो करने के आपके पास एक आज़ादी है, उसका अधिकार आपके पास है। एवरी पर्सन हैज़ टू राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस प्रोपागेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। आपको कोई भी धर्म पसंद है, आपको चॉइस जो भी रिलीजन है, आप उस रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपागेट कर सकते हो। आप उस रिलीजन को, उस धर्म को मान सकते हो, फेद कर सकते हो, उस पर बिलीफ मान सकते हो, उसकी पूजा कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसकी प्रोफेस प्रोगेट, आपके पास ये अधिकार है। हर एक इंसान अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, यही है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपके पास अपने रिलीजन को फॉलो करने का भाई अधिकार है, ठीक। अगर कोई मना कर रहा है तो उसके खिलाफ कंप्लेन करो, फिर तो भाई दफ़ा लगेगा उसके पीछे जिसने किया है जो कुछ। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मेरे यार, आपको अपने कल्चर को, अपने आप को अगर कोई कल्चर को रोकने को मना कर रहा है तो भाई आपका वो अधिकार, आपको कोई अपने कल्चर को मनाने से रोक नहीं सकता है मेरे यार, कोई नहीं रोक सकता। आपका जो भी कल्चर, आप किसी भी कल्चर से फॉलो, आप जिस भी रिलीजन से आते हो उस रिलीजन का क्या क्या कल्चर फॉलो करते हैं, वो आपको सेलिब्रेट करना, वो आपको उसको प्रैक्टिस करना, उस कल्चर को, आपका अधिकार है, कोई मना नहीं कर सकता। आपको एजुकेशनल राइट्स क्या है, आपको शिक्षा पाना, आपको एजुकेट होना, आपको लिटरेट होना, ये आपका अधिकार है। अगर आपको कोई मना कर रहा है कि हम आपको एजुकेट नहीं करेंगे, हम आपको लिटरेट नहीं करेंगे, तो आप उसके खिलाफ भाई से कंप्लेन कर सकते हो मेरे यहाँ। हालांकि आजकल कोई भी किसी को मना नहीं करता है, क्योंकि हर किसी का भाई, लोग सोचते हैं भाई हर किसी को आजकल पढ़ना चाहिए मेरे यहाँ, कुछ भी हो जाए आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ाई मत छोड़ना कभी भी, क्योंकि एक लिटरेट इंसान की ज़रूरत है देश को। और आपको, आप खुद अगर लिटरेट होगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिला, भाई मैंने बहुत चीज़ें पढ़ी है, मैं बहुत चीज़ें जानता हूँ, तो उसी प्रकार से आप कुछ ना कुछ कर ही पाओगे, ठीक। The Constitution states that all minorities, religions, and linguistics can set up their own educational institutes in order to preserve and develop their own culture। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जितने भी माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ यानी जो हमारे देश के अंदर जो लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में नहीं है, बहुत कम पॉपुलेशन में है, उनकी बात करते हैं, वो माइनॉरिटीज़ हैं। और रिलीजियस, ऑल माइनॉरिटीज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, जो ज़्यादा धार्मिक है, कुछ लोग ऐसे, बहुत ऐसे स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही धार्मिक है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि लिंग्विस्टिक है। लिंग्विस्टिक यानी बहुत अलग अलग भाषा बोलते हैं, यानी उनका भाषा बहुत अलग है, बहुत कॉमनली लोग यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि हम हिंदी, बहुत इंडिया में कॉमनली लोग हिंदी इंग्लिश ये यूज़ करते हैं, और जो नॉर्मल लैंग्वेज हो गए जैसे कि आसामीज़ सिर्फ आसाम के लोग कहते हैं, ओडिया सिर्फ उड़ीसा के लोग ही बोलते हैं, बंगाली बंगाल के लोग ही कहते हैं, कन्नड़ कर्नाटका के लोग बोलते हैं, मलयालम केरला के लोग सिर्फ बोलते हैं, तमिल तमिलनाडु के लोग बोलते हैं, तेलुगु सिर्फ आंध्र प्रदेश के लोग ज़्यादातर बोलते हैं, तेलंगाना के लोग बोलते हैं। तो ये तो नहीं होता भाई उड़िया पूरे देश में लोग बोलते हैं, आसामीज़ पूरे देश के लोग बोलते हैं, बंगाली पूरे देश के लोग, ऐसा नहीं होता है। अगर जैसे कि आप बात करें, जैसे कि इसीलिए हर एक स्टेट बोर्ड के पास अपने खुद के स्टेट एग्जाम्स, जैसे हम सीबीएसई की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि पूरे इंडिया में अपना कोर्स स्ट्रक्चर करता है भाई। वहीं पर अगर देखें, हम बात करें हर एक स्टेट के अपने खुद के खुद स्टेट बोर्ड से, जो कि उनकी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं एग्जाम करते हैं। तो कर्नाटका के पास अपने खुद का बोर्ड है, उड़ीसा के पास अपना खुद का बोर्ड है, आसाम के पास भी अपना खुद का बोर्ड है, AHSC, या फिर उड़ीसा के पास CHSC, या फिर हमारे RBSC जो कि राजस्थान का बोर्ड है। उस प्रकार हर एक के पास अपना खुद का बोर्ड है, ठीक। वो अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए अपने बोर्ड को, जैसे कि अगर एक CBSE का बच्चा जो होता है, वो ज़्यादातर क्या होता है, जो उनके स्टेट लैंग्वेज होते हैं उनको ज़्यादातर पढ़ते नहीं है। बट हालांकि CBSE ने आज तो कंपलसरी कर दिया है कि जो भी बच्चा जिस भी स्टेट में रहता है उस स्टेट का लैंग्वेज पढ़ेगा 6th क्लास से लेकर 10th क्लास। अगर आप असम में रहते हो और CBSE से पढ़ रहे हो तो आपको असम में 6 से लेकर 10th तक पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ओडिशा के बच्चे हो तो वो ओडिया 6वीं से लेकर 10वीं तक पढ़ना पड़ेगा मेरे। अगर आप तमिलनाडु के बच्चे हो या फिर तमिल का लैंग्वेज जब CBSE पढ़ते हो तो आपको तमिल पढ़ना पड़ेगा 6th क्लास से लेकर 10th। इसलिए CBSE के अंदर भी कुछ लैंग्वेजेस के टेस्ट होते हैं मेरे 10वीं तक, 11वीं 12वीं नहीं होते, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ कही है, अगर कोई रिलीजन से, कोई धार्मिक लोग यानी जो ज़्यादा रिलीजियस है, या फिर कोई लिंग्विस्टिक है, कोई अदर लैंग्वेज बोलते हैं, उन सभी को अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो चाहे तो अपने कल्चर को, अपने ओन कल्चर को प्रिजर्व कर सकते, उनको डेवलप कर सकते, उनकी इच्छा है। बहुत से देखिए स्कूल है, संस्कृत वाले स्कूल, संस्कृत महाविद्यालय स्कूल बहुत सारे हैं। वो क्यों है? कि वो संस्कृत लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, है ना। ऐसे बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि अपने खुद के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए हैं और डेवलप करने के लिए हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये क्या? ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या अलाउ कर, दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव कोर्ट
इफ़ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायोलेटेड। भाई साहब ये बहुत भयंकर चीज़ है। अगर ये क्या अलाउ करता है, ये हर एक सिटीज़न को यह अलाउ करता है, अगर आपको आज नागरिक, आज सिटीज़न ये लगता है कि आपका जो फंडामेंटल राइट है, आपका जो फंडामेंटल राइट है, आपका जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, वो क्या हो रहा है, हैम्पर हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वायोलेटेड हो रहा है। किसके द्वारा? बाय द स्टेट। किसके द्वारा? बाय द स्टेट। यहाँ स्टेट हो सकता है आपका देश, या फिर आप जिस स्टेट में रहते हो वो स्टेट, या तो पूरा देश। अगर आपको मना कर रहा है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज़ नहीं कर सकते हो, तो आप कोर्ट जा सकते हो। जैसे कि आप कोई स्टेट में रहते हो, मान लो कोई भी, जितने भी भाई बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, आप 28 स्टेट्स है, तो 28 स्टेट्स में जान लो आप किसी भी स्टेट में रहते हो। यहाँ स्टेट का मतलब दो समझ, यहाँ पर स्टेट का मतलब मेरे यार कंट्री भी हो सकता है, और जो नॉर्मल स्टेट भी है वो भी हो सकता है मेरे यार। जो कंट्री है या फिर जो स्टेट है, दोनों ही जो है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को, अगर आपको लगता है ये जो स्टेट है, ये जो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर जो पंचायती राज गवर्नमेंट है, ये क्या कर रही है, मेरे राइट्स को, मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रही है, तो अब क्या आपको कुछ भी नहीं समझना, आपको सीधे कोर्ट जाना है। आपको सीधे कोर्ट जाना। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट हो गए, जो पंचायत राज गवर्नमेंट हो गई, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कई बार कुछ लोगों को कहती है, या फिर कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को कहती है कि आपको है हम एजुकेशन नहीं देंगे, तो वो क्या कहते हैं, सिंपली जाते हैं भाई कोर्ट के अंदर, कहते हैं भाई हमारा फंडामेंटल राइट्स हैम्पर। अगर आपके कोर्ट नहीं समझता है तो अपर कोर्ट में जाए, वहाँ नहीं होता फिर से ऊपर कोर्ट जाए, सबसे ऊपर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट चले गए तो समझ लो भाई आपको वहाँ अधिकार मिलेगा नहीं। भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं मिला तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में मान लो नहीं मिला, तो हाई कोर्ट नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में मिलना डेफिनेटली है भाई साहब। आपको सिंपली कोर्ट जाना है अगर आपको लगता है कि स्टेट के द्वारा मेरे फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर किया है। ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रेमेडीज़ लिखे गए उनके खिलाफ वो आपका अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी गई वो आपका अधिकार है मेरे यहाँ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई वो आपका अधिकार है। अगर उसको खिलाफ आपको भड़का रहा है, आपको वायोलेट कर रहा है, तो आपको सिंपली कोर्ट जाना है, और कोर्ट भाई उसका सत्यानाश कर देगा मेरे यार। आपको सिंपली कोर्ट जाना है। अगर स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर पंचायती राज गवर्नमेंट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा है, तो आपको सिंपली कोर्ट जाना है आज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आइए ये प्रेमबल देख लिए मेरे। उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सी आज स्टार्ट कर रहे होंगे। देखिए सी वाला पार्ट, क्वेश्चन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स। 40 वर्ड्स से ज़्यादा इन क्वेश्चन के आंसर नहीं होने चाहिए। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन 1 क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड्स। सिग्निफिकेंस क्या इन वर्ड्स का? वी द पीपल ऑफ इंडिया डॉट 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 हियर बाय डू हियर बाय अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स। इस वर्ड का मतलब क्या है? ये जो वर्ड लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस वर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, वो पूछ रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया डॉट डॉट डू हियर बाय अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो वर्ड लिखा गया यहाँ पर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर यहाँ से हियर, ये जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए, देखिए यह तो भाई समझ आती है। ये जो चीज़ें, ये तो हमें लगता है समझ आता है भाई। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेट और रिपब्लिक हमारे इंडिया है, ठीक है, समझ आता है। जस्टिस की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की हम बात करते हैं, ठीक है। बट ये वर्ड क्यों लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, और यहाँ फिर से क्यों लिखा गया हियर बाय अडॉप्ट एनैक्ट गिव टू आवर। इन वर्ड्स का मतलब क्या है, इसका और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो देखो आंसर क्या है मेरे, आंसर the words with the people of India do hereby adopt, enact and give or this constitution implies that the constitution has been prepared and give the authority by the representative of the people। देखिए क्या है, ये जो वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस। इनका इंपॉर्टेंस यह है कि ये जो वर्ड्स क्या दर्शाते हैं, इम्प्लाइज का मतलब ये क्या दर्शाते हैं, दर्शाते ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, और जो अथॉरिटी उस कॉन्स्टिट्यूशन दी गई थी, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स, बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल्स, यानी जो लोग हैं हमारे भारत के, जो लोग हैं, और उन्होंने जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुना है उनको अथॉरिटी दी गई है मेरे, ठीक, और उनके लिए ही इस कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन विद द पीपल ऑफ इंडिया, भाई हम क्या है, हम भारत के लोग हैं, हम क्या, हम भारत के लोग हैं। तो यहाँ पर लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है मेरा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंस पीपल्स को दी गई है, और सेकंड इम्पोर्टेंस दी गई है उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो इसलिए कहा गया, ये जो वर्ड जो है दर्शाते हैं हमारे संविधान को सबसे पहले बनाया गया था, हमारा संविधान को बनाया गया था किसके द्वारा, इंडियंस के द्वारा। इसे लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडियंस ने, भारत या नहीं, भारत के संविधान को बनाया, इसलिए यहाँ पे लिखा हम सभी
भारत के लोग हैं, ठीक। और क्या जो बात करते हैं कि यहाँ पर जो अथॉरिटी दी गई यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की, वो दी गई है पीपल्स को। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है, जो संविधान की जो मालिकाना हक है, सबसे पहले दी गई भारत के लोगों को दी गई है, और सेकेंडली उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को दी गई है। बस क्लियर, इतना ही था क्वेश्चन। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए मेरे यार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म सोवरेन इन द प्रीएम्बल। भाई सोवरेन का मतलब क्या है? हालांकि यहाँ पर जितने वर्ड्स है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सभी का जो वर्ड मीनिंग है मैंने पार्ट 4 में आपको बहुत डिटेल से समझाया था। पार्ट 4 के अंदर डिटेल से समझाया था, ठीक है, नेक्स्ट पिछले ही पार्ट के अंदर। बट यहाँ आपको पूछ रहा है सोवरेन का मतलब, सोवरेन का मतलब समझा जाता है एक बार फिर से। तो ये पिछले क्लास का स्लाइड है मेरा, मैंने सोचा फिर से क्यों लिखूं, वही स्लाइड को मैं ले आया यहाँ पर। तो सोवरेन का मतलब क्या है यहाँ देख लो भाई, सोवरेन का मतलब क्या है। सोवरेन एक यहाँ पर स्टेट वर्ड को कंट्री का रेफर किया जाता है। भाई स्टेट वर्ड को हम क्यों यूज़ करते, कंट्री को यूज़ ना करके, पिछले क्लास को जाके देख लो, फिर से रिपीट करने की कोई बात नहीं है मेरे यहाँ। तो सोवरेन स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसके पास अपनी खुद की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी और पावर है। यानी कोई भी ऐसा देश जिसके पास अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और अपने पास उनकी इंडिपेंडेंट पावर भी है और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो ये होता है सोवरेन का मतलब। तो सोवरेन का मतलब क्या है, द इंडिया इज ए सोवरेन नेशन। भारत एक क्या है, ये जो भारत हमारा है कि सोवरेन नेशन, यानी ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये एक इसके पास, भारत के पास अपनी खुद की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी और इंडिपेंडेंट पावर है। दिस मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट, ये खुद इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र है। एंड हैज राइट टू मेक इट्स ओन डिसीजन इन ऑल मैटर्स इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिए भारत एक सोवरेन नेशन है, एक सोवरेन देश है। इसका मतलब ये है कि जो भारत है वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, और भारत के पास इतनी ऑथोरिटी है कि वो अपने खुद के डिसीजंस खुद ले सके, उसके पास इतनी आज़ादी है कि वो खुद के डिसीजंस खुद ले सके हर एक मैटर के अंदर। वो कुछ भी मैटर, वो इंटरनल मैटर हो, भारत के अंदर का मैटर हो, भारत के एक्सटर्नल मैटर, या फिर जो इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो, या फिर इंडिया के अंदर चलने वाले जो मैटर हो, भारत उनके ऊपर खुद कंट्रोल कर सकता है, उनके ऊपर डिसीजन ले सकता है, क्योंकि हमारे भारत के पास अपनी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट पावर है, वो स्वतंत्र है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मेरे यार, क्या क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। भाई फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट यानी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फेडरलिज्म की बात कर रहा है मेरे यार, फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म की बात मैंने जस्ट पिछले यानी पार्ट 4 के अंदर ही की है मेरे यार, तो उसको थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ आपको, फेडरलिज्म क्या है। ये भी पिछले स्लाइड का ही है, मैं फिर से ले आया हूँ। तो भाई फिर से क्यों, कौन लिखे आंसर, फिर से सेम चीज़ को लिखने की कोई बात नहीं, तो इसलिए मैं इसको ले आया हूँ, ठीक है। तो फेडरलिज्म की बात करें तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, फेडरलिज्म का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल। अगर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ लेवल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो फेडरल गवर्नमेंट है, या कि फेडरलिज्म की बात करती है। अगर कोई भी देश के अंदर वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते वो एक फेडरल गवर्नमेंट बना रही है। जैसे कि इंडिया के अंदर क्या है, फेडरलिज्म को फॉलो किया था, क्योंकि इंडिया के अंदर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, पंचायती राज गवर्नमेंट। तो यहाँ पर 3 लेवल्स है, यानी एक लेवल से ज़्यादा है, तो इसलिए इंडिया एक फेडरल कंट्री और फेडरलिज्म को फॉलो करता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, पंचायती राज गवर्नमेंट होगा, हर किसी के पावर्स डिफाइन है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। तो क्या है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, क्या है मेरे यार, देखिए फेडरलिज्म एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर जो पावर है वो सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स के बीच इक्वली डिवाइडेड है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है और पंचायती राज गवर्नमेंट है, पंचायती राज गवर्नमेंट है। यानी फेडरलिज्म एक ऐसा फॉर्म है सरकार का, गवर्नमेंट का, जहाँ पर जो पावर है, जो सत्ता है, उसको इक्वली डिवाइड किया गया है सेंट्रल अथॉरिटी के बीच के। इस सेंट्रल अथॉरिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे यहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को, जो कि क्या है, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत, यानी इन सभी के सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, पंचायत राज हो, हर किसी के अंदर जो पावर है उनको इक्वली डिवाइड किया गया। ये है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, यानी फेडरलिज्म भी आप बोल सकते हो, जहाँ पर एक लेवल से ज़्यादा सरकारें होती है। जैसे कि यहाँ पर देखा 3 फॉर्म ऑफ लेवल है, ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल और ये तीसरा लेवल। तो ये था फेडरलिज्म। ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है मेरा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो नोट्स के लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।